नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। एमपी में इन दिनों एक तरह का कल्चरल वॉर छिड़ा हुआ है और कोई भी तीज त्योहार आने पर यह वॉर और भी तेज हो जाता है। राखी पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। राखी को लेकर प्रियंका राहुल पर टिप्पणी कर बीजेपी ने एक बार फिर सनातन को लेकर उन पर सवाल खड़े कर दिए। तो इधर हनुमान भक्ति को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस में बहस छिड़ गई। तो आखिर सियासत का ये कैसा बंधन है जिसमें दोनों ही दल एक दूसरे को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। चुनौती देता हूं, आपको कोई एक फोटो दिखी कि प्रियंका दीदी ने राहुल बाबा के हाथ में उनकी कलाई पर राखी बांधी हो? अभी तक तो नहीं दिखी। अब चुनावी नाटंकी करने के लिए अलग बात है, पर ये बता दे, एक फोटो बता दे पुरानी। चुनावी साल में सियासत के बंधन का फर्ज बखूबी निभाया जा रहा है और जुबानी हमलों से अटूट बंधन और मजबूत हो रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी परिवार को चैलेंज किया और हिंदू त्योहार मनाते हुए फोटो शेयर करने की बात कही। रक्षाबंधन पर बीजेपी नेता का ये बयान नया नहीं है। कुछ साल पहले भी नरेला विधायक राहुल प्रियंका पर हमलावर हो चुके हैं। तब तो सारंग ने ये तक कहा था कि जो राहुल प्रियंका की राखी वाली फोटो लेकर आएगा हम उसे इनाम देंगे। विश्वास सारंग ने राहुल प्रियंका के बाद अगला हमला एमपी कांग्रेस पर किया। पीसीसी कार्यालय में सुंदरकांड के पाठ पर सारंग ने तंज कसा। कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताते हुए सारंग ने कांग्रेसियों को सद्बुद्धि मिलने की बात कही। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर सद्बुद्धि कांग्रेसियों को मिले ये हम प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है, बाकी समय तो हिंदुओं का विरोध करती है। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बेंगलोर और कर्नाटक के चुनाव में तो कांग्रेस ने हिंदुओं का विरोध किया था। यही हनुमान जी महाराज का विरोध किया था। चुनावी साल में हिंदुत्व के पिच पर हमले तेज हैं। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाते हुए हमलावर हो रहे हैं। गांधी परिवार पर हमले बताते हैं कि एमपी चुनाव में राहुल प्रियंका के दौरों से पहले बीजेपी अपनी पिच पर अटैकिंग मोड में ही नजर आएगी। लेकिन कांग्रेस भी अपने तरीके से हिंदुत्व का झंडा ऊंचा कर रही है। कमलनाथ कई बार कह चुके हैं कि हिंदुत्व का ठेका बीजेपी के पास नहीं है। इस बार भी कांग्रेस से इसी तरह का जवाब आया। मैं समझता हूं कि इतने जवाबदारी के पथ पर रहते हुए इस तरह की बातें करना विश्वास सारंग को शोभा नहीं देता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता रहता है, घरेलू कार्यक्रम रहते हैं। अब कांग्रेस गांधी परिवार क्या इन लोगों से पूछ के काम करेगा क्या? मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास बताता है कि हिंदी हार्टलैंड में हिंदुत्व कार्ड हमेशा काम आया है। चुनाव से पहले पार्टियां भगवा रंग में रंगी हैं और इस बार भी हिंदुत्व के पिच से 2023 में फतेह करने की तैयारी है। लेकिन 23 की तकरार में किसका हिंदुत्व कमाल दिखाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना माहौल बनाने की तैयारी में जुट गई और इसके लिए 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी। चित्रकूट में 3 सितंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। ये पांचों जो यात्राएं हैं वो प्रदेश के 230 में से 210 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 10,643 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका समापन 25 सितंबर को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को के महाकुंभ को संबोधित करने के लिए भोपाल आएंगे। चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी इन यात्राओं के जरिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ ही उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। 671 स्थानों पर रथ सभाएं होंगी। इसके साथ 211 बड़ी सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और जन आशीर्वाद यात्रा का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के पास है। तैयारी ये है कि इस बार की जन आशीर्वाद यात्रा बहुत अलग हो। तैयारियां पूरी हो गई है, आपको बड़ा जिम्मा मिला है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार करीब 230 विधानसभा चुनने की कोशिश है। क्या नया है इस बार जन आशीर्वाद? देखिए,
जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम ये अभी तक का सबसे बड़ा महाजनसंपर्क अभियान जन आशीर्वाद के माध्यम से है। इस बार पार्टी ने ये तय किया कि 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी, क्योंकि पहले पूरा क्षेत्र कवर करने में कठिनाई होती थी और इसलिए अब 5 जन आशीर्वाद यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं और इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचना, जन जन का आशीर्वाद प्राप्त करना और सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना, ये इस यात्रा का प्रमुख रूप से उद्देश्य है। और यात्रा के माध्यम से कम से कम 3 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे। इसमें हमारा सदस्यता अभियान। और इंदौर से बड़ी खबर, जहां वरिष्ठ नेता भवन सिंह शेखावत का एक बड़ा बयान सामने आया है। बदनावर में लगे पोस्टर विवाद के बाद भवन सिंह ने कहा है कि जिस पार्टी से टिकट मिलेगी उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा। जिस पार्टी से टिकट मिलेगी उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। बदनावर में लगे पोस्टर विवाद के बाद ये कहा है, मैं चुनाव लड़ूं, ये बदनावर की जनता की मांग है। बदनावर में पोस्टर राजवर्धन दत्तीगांव ने लगवाए हैं। बीजेपी मौका देती है तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस तो बुला ही रही। भवन सिंह शेखावत का ये बड़ा बयान। इस वक्त जो है वर्तमान विधायक और व्यवस्था से बहुत नाराज है और वो ये परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो सिंधिया जी के साथ में लोग आए उसके बाद में, और पार्टी का नाम भी बदनाम हो रहा है, पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। ये सब लोग, वो राजवर्धन सिंह की दुकान है, ये उन्हीं को भय है और वही कर रहे होंगे मेरे ख्याल से ये सब। मैं अगर देखिए, निर्दलीय और दलीय का सवाल नहीं, अगर कांग्रेस बीजेपी दोनों टिकट नहीं देंगी तो जनता की इच्छा के मुताबिक मैं चुनाव निर्दलीय भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। और खुरई से खबर, जहां भूपेंद्र सिंह की दिग्विजय सिंह को चुनौती। जहां भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह को एक बड़ी चुनौती दी है। दिग्विजय को खुरई से चुनाव लड़ने का चैलेंज भूपेंद्र सिंह ने दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि दिग्विजय को हराने में मजा आएगा। दिग्विजय आपको बता दें कि पहले ही कह चुके हैं कि कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा खुरई से चुनाव। लंबे समय से ही आपको बता दें कि दोनों के बीच में सियासी जंग चल रही है। कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर दोनों में जंग है। लड़ेगा, कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। तो मैं तो चाहता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह ही खुरई से चुनाव लड़ें तो अच्छा होगा। और मैं तो स्वयं कहा है कि उनको बाजे लेके स्वागत करने जाऊंगा अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो कम से कम दिग्विजय सिंह को हराएंगे तो कुछ अच्छा लगेगा। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और इसी बीच मध्य प्रदेश में सबकी नजरें देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा पर जाकर टिकी हैं। क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रस्साकशी का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरणों को साधने में जुट गई है। तो इस बीच देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा भी चर्चाओं में आ गई है। दरअसल यहां से विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी खास रणनीति तैयार कर रही है। इंदौर जिला बीजेपी अध्यक्ष राजेश सोनकर को बीजेपी ने सोनकच्छ से उम्मीदवार बनाया है तो मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इधर सज्जन सिंह वर्मा को चुनौती देने के लिए जहां राजेश सोनकर तैयारी कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा के बीच की सियासी खींचतान किसी से छुपी नहीं है। दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब राजेश सोनकर को बीजेपी ने सोनकच्छ से उम्मीदवार बनाया है तो सज्जन वर्मा को चुनौती देने के लिए राजेश सोनकर को कैलाश विजयवर्गीय का साथ मिल गया है। हालांकि राजेश सोनकर को पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के खेमे का बताया जाता है, लेकिन जब बात सज्जन सिंह वर्मा को चुनौती देने की आती है तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने भी सोनकच्छ को लेकर विशेष रणनीति बनाना शुरू कर दी है। राजेश सोनकर का कहना है कि उन्हें सोनकच्छ की जनता का भरपूर साथ मिल रहा है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ में यहां पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सोनगंज की जनता उस दिन का इंतजार करी जिस दिन मतदान केंद्र पर जाकर कमल का फूल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। 25,000 से ज्यादा वोटों से अधिक वोटों से हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। इधर सज्जन बनाम कैलाश के सियासी खींचतान में बयानबाजी का दौर कांग्रेस की तरफ से भी जारी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सोनकच्छ में एक बार फिर से कांग्रेस की ही जीत होगी। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे और वर्षों से उन्होंने सोनकच्छ जो विकास किया, वो जनता वो भले वो किसान हो या व्यापारी हो, नस जानते हैं क्या काम करना चाहिए। हमारे मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी बहुत मजबूत है, उन्होंने लगातार विकास कराया और काम कराया और काम कर दिखाया। और सरकार बनेगी हमारी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सज्जन वर्मा जी कैबिनेट में भारी भरकम मंत्री बनेंगे हमारे। मालवा निमाड़ की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा मजबूत पकड़ रखते हैं। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता है दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से चूकते नहीं हैं। ऐसे में जब कैलाश विजयवर्गीय खुद सोनकच्छ को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो कैलाश बनाम सज्जन के सियासी युद्ध में आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बंसल न्यूज के लिए इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट। विरोधी दल का नेता अगर चुनाव के वक्त पसंद आने लगे तो समझना कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और ऐसी ही कुछ सियासी गड़बड़ जबलपुर में देखने को मिल रही, जहां कांग्रेस विधायक खुले मन से बीजेपी विधायक की तारीफ कर रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा ये सियासी माजरा, आइए समझते हैं। सियासत का भी अजीब रंग है। बीजेपी की अजय कांग्रेस को पसंद है। जी हां, सियासत का ये रंग इन दिनों जबलपुर में बिखरा हुआ है। कांग्रेस का बीजेपी विधायक से प्रेम सियासी गलियारों में खूब महक रहा है। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया खुले मन से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। घनघोरिया का कहना है कि अजय बिश्नोई एक विजन वाले नेता हैं, सीनियर और सुलझे हुए हैं। घनघोरिया तो ये भी मानते हैं कि बिश्नोई जो भी कहते हैं सोच समझकर और सटीक बात कहते हैं। बिश्नोई जी एक अच्छी विजन, अच्छे सोच के नेता हैं जबलपुर के और सीनियर नेता। पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो व्यक्ति योग्य हो, क्षमतावान हो, तो उसका सम्मान होता है। हर पार्टी अजय बिश्नोई जी का सम्मान करती है, क्योंकि वो बात बहुत सही कहते हैं और सही वक्त पे कहते हैं। धुर विरोधी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाने का मतलब भी खास होता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि घनघोरिया को अचानक बीजेपी विधायक से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई। दरअसल अजय बिश्नोई ने हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि उचित नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में कोई भी मंत्री कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरा उसे मंत्री बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। यदि हम मंत्री बन जाते तो इस 1-1.5 महीने के अंदर कौन सा विकास कर देते, कौन सा योगदान सरकार को दे देते। ये कहीं से कुछ संभव नहीं था, इसलिए इस प्रकार के लाइन में मैं लगा ही नहीं। मैंने भोपाल के चक्कर लगाए ही नहीं। और मैं समझता हूँ यदि मंत्री उनको बनाना होगा, जब दोबारा केंद्र सरकार जीत जाए और सरकार में मंत्रिपरिषद बने, तब अपन अपनी बात करेंगे, तब उसकी लड़ाई लड़ेंगे और तब उसमें शायद हम कुछ योगदान भी दे पाएंगे। अभी इस 1-2 महीने के लिए कोई मंत्री बनकर किसी प्रकार का कोई योगदान देना संभव नहीं है। ये पहला मामला नहीं है जब अजय बिश्नोई ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। आए दिन अजय बिश्नोई किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। फिर चाहे वो मंत्रिमंडल में महाकौशल की अपेक्षा की बात हो, किसानों के हित की बात हो या पार्टी की नीति और नियत की बात हो। अजय बिश्नोई के बयान और सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों से जहां पार्टी असहज महसूस करती है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं के चेहरे खिल जाते हैं और फिर तारीफ कर उनका हौसला बढ़ाने से पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये सियासत है जहां तारीफ के भी मायने होते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सियासत प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की बात कही, तो बीजेपी इस पर अब तंज कसती हुई नजर आ रही है। सीएम भूपेश का पीएम मोदी के नाम ये पत्र चुनावी साल में सियासी उबाल ले आया है।
और आरक्षण को लेकर चल रही सियासत फिर से जोर पकड़ने लगी है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने ओबीसी वर्ग की राष्ट्रीय जनगणना कराने की बात कही। इससे पहले सीएम भूपेश राज्यपाल को भी पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने ओबीसी महासंघ और पिछड़ा कल्याण संघ से मुलाकात करने का अनुरोध किया था। अब पीएम को लिखे पत्र को लेकर मुख्यमंत्री बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। 76% का प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन अभी तक के हम लोग 2 दिसंबर पारित करके राजभवन भेजे हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। दूसरे तरफ जो बिहार में जो जातिगत जनगणना किया जा रहा है, उसमें भी हाई कोर्ट में तो उन्होंने उसको स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के मतलब केंद्र सरकार की अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता जी, वो खड़ा होकर इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आरक्षण विरोधी है। ओबीसी वर्ग से आने वाले सीएम भूपेश बघेल चुनावी साल में ओबीसी वर्ग के हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि लंबे समय से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू है, जिसके मुताबिक ओबीसी वर्ग के हिस्से 14% रिजर्वेशन आता है। प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग के लिए कांग्रेस 27% आरक्षण की बात करती आई है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मिला प्रतिशत भी उसी का नतीजा था। मौजूदा हालात के मुताबिक तो आरक्षण की स्थिति बदलती नजर नहीं आ रही और ऐसे में कांग्रेस अब इस मुद्दे को गरमा कर ही अपना पक्ष मजबूत करती दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के दाव पर बीजेपी जरूर हमलावर है। मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं उनका बहुत अच्छा काम है, पीएम को पत्र लिखना, अपने जवाबदारी से बचना और केंद्र के राशि के बदौलत छत्तीसगढ़ में विकास कार्य जो दिखाई दे रहे हैं केंद्र के राशि की बदौलत। आरक्षण को लेकर चल रही सियासत फिलहाल तो थमती नहीं दिख रही। आरक्षण की पिक्चर कब क्लियर होगी, इसका भी फिलहाल कोई जवाब नहीं। लेकिन चुनावी साल में प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग को साधने की कवायद जरूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने घोषणा पत्र पर जनता से सुझाव ले रही है और उसके लिए जगह जगह सुझाव पेटी ले जाकर जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। और इसी बीच में घोषणा पत्र समिति रायपुर संभाग के संयोजक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल आज भाटापारा पहुंचे, जहां विधायक शिवरतन शर्मा के साथ जनता के बीच पहुंचे, उनसे घोषणा पत्र को लेकर सुझाव मांगे गए। इसके साथ ही बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सारे कर्मचारी संगठन 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, नाराज हैं। सब इस सरकार की कार्य प्रणाली से लेकर नाखुश हैं और भारतीय जनता पार्टी से को आशा भरी नजर से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबके मान की बात सुनकर यथार्थ के आधार पर अपना घोषणा पत्र का निर्माण करे। कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है और जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। अंबिकापुर के लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज का विरोध हो रहा है। आदिवासी समाज ने रैली निकालकर प्रबोध मिंज के खिलाफ नारेबाजी की और प्रत्याशी को बदलने की मांग की गई। जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी उतारा गया है और प्रत्याशी में वो भी लुंड्रा विधानसभा पे अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के सम्मानीय प्रबोध मिंज जी को उतारा गया है, जो ईसाई अल्पसंख्यक है और क्षेत्र जो है 90%, 90-95% की आबादी जो हिंदू है, उनकी जनभावना के खिलाफ में ये उतारा गया है। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।